दोस्तों पिछले कई दिनों से मार्केट खुलने के साथ ही मार्केट में प्रेशर देखने को मिलता है सेलिंग का। ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट अब नहीं तब क्रैश हो जाएगा, लेकिन दिन ढलते ढलते मार्केट क्लोजिंग के टाइम आते आते मार्केट में फिर से बुल्स कहीं ना कहीं से वापस आ जाते हैं। करंट स्टॉक मार्केट सिचुएशन क्या है, क्या स्टॉक मार्केट में क्रैश हमें देखने को मिलेगा, इन सब के डिटेल में बात करेंगे हम स्टॉक्स के एग्जांपल्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो यहां पर सितंबर 2024 के महीने के बाद से मार्केट में लोअर हाई लोअर लो लगने लगा है, ये हम सब ने देख लिया। यानी कि मार्केट बियरिश हमारा चल रहा है सितंबर 2024 के बाद से, लेकिन धीरे से मार्केट ने एक समय पे यहाँ पे देखें तो यहाँ से आपको एक रिवर्जन दे दिया है और इसके बाद पिछले कई दिनों से यहाँ पे देखें वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। यानी कि ना तो मार्केट ऊपर जा पा रहा है ना मार्केट नीचे जा पा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसे सिचुएशंस में हमें क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या हमें ऐसे सिचुएशंस में अपनी पोर्टफोलियो को खाली करके बैठ जाना चाहिए, मार्केट में फिर से एक गिरावट का इंतजार करना चाहिए। तो इसके पीछे के रीजन समझने के लिए हमें मार्केट की दिशा और दशा समझनी पड़ेगी। अब मार्केट में यहाँ से रिवर्जन होगा या नहीं ये तो समय ही बताएगा, लेकिन करंटली चल क्या रहा है उसको देखते हुए हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या हमें करंट सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो अगर हम ध्यान दें तो ड्रोन स्ट्राइक्स हमें देखने को मिली है यूक्रेन द्वारा रशिया के ऊपर, जहां पे 40 से ज़्यादा फाइटर जेट्स को उन्होंने तबाह कर दिया। अब ऐसे में एक सवाल ये भी आ रहा है, बहुत सारे लोग एक सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है अगर रशिया ने रिटेलिएट किया, यानी कि रशिया ने बहुत ज़्यादा फोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन पे अटैक किया या अदर ऑप्शंस तलाशने लगा रशिया। तो ऐसे में थर्ड वर्ल्ड वॉर का प्रेशर भी बन सकता है। अब यहाँ पे ये होगा या नहीं किसी को नहीं पता है, ठीक। तो जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे रशिया रिटेलिएट करेगा डज नॉट मीन कि स्टॉक मार्केट में एकदम से हमें गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि अगर रशिया रिटेलिएट करता है तो पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे ऐसे में अगर हम FIIs का डाटा देखें तो 30 मई 2025 को यानी कि फ्राइडे के दिन हैवी सेलिंग की थी इन्होंने। अब ऐसे में दिलचस्प हो जाता है ये देखना कि जून के महीने में एटलीस्ट पहले हफ्ते में क्या वो सेलिंग ट्रेंड कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि मई के महीने में उन्होंने हैवी बाइंग की थी बट लास्ट दिन में उन्होंने यहाँ पे सेलिंग करते हुए दिखाई दिए। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो मई के महीने में इन्होंने बाइंग की है FIIs ने, अप्रैल के महीने में बाइंग की, मार्च के। तो बेसिकली मार्च के महीने के बाद से हमें एक तरह से मार्केट में थोड़ी सी स्थिरता बनती हुई दिखाई दे रही थी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जून के पहले हफ्ते में हमारे FIIs क्या कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में सेलिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल होता है कि किस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए एनवीडिया की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एनवीडिया आप ध्यान दीजिए तो 2002 के बाद से 2014-15 तक उसी रेंज में था। 2002 से 2015 तक अगर हम मान लें तो ये $1 से कम दाम पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। यानी कि लंबे समय तक 13 साल तक यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू नन मूवमेंट दिखाई दी। उसके बाद से एकदम से इसमें हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिली। अब स्टॉक मार्केट में जनरली हमारा जो मोटिव होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का होता है कि हम किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें और उसमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें, तभी वहाँ पे जाके कंपाउंडिंग काम करता है, राइट। अब यहाँ पे किसी ने 2015 में अगर सेल कर दिया होता तो ये जो कंपाउंडिंग बाद में देखने को मिला अगले कुछ ही सालों में वो ना देखने को मिलता। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि स्टॉक्स में अगर हमें दिखता है कि फ्यूचर में ग्रोथ का पर्सपेक्टिव है तो वॉर की सिचुएशंस हो या रिसेशन की सिचुएशन हो या कोविड जैसी सिचुएशन क्यों ना हो, हमें लंबे समय के लिए बने रहना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे एनवीडिया दिखाने का मकसद ये है कि अब समय आ गया है कि हमें फॉरेन मार्केट्स भी एक्सप्लोर करना चाहिए। इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ ही साथ फॉरेन मार्केट्स यानी कि US जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास कई सारे एप्लीकेशंस हैं भारत में। वेस्टेड उनमें से एक है, वेस्टेड फाइनेंस का मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ
और इसकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, यूएस स्टॉक मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हालांकि यूएस मार्केट में इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास इंडियन मार्केट में कई तरह के ईटीएफ्स भी हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी हैं जो कि यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती हैं। अब यहाँ पे अगर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अप्रैल के महीने में थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दिया था, 192 पॉइंट से 192.60 के आसपास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमें देखने को मिला अप्रैल के महीने में। तो इसका मतलब है कि थोड़ी सी जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ी है, थोड़ी सी महंगाई दर बढ़ी है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स के प्राइसेस में हमें थोड़ी सी अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिली है। अब जनरली इन्फ्लेशन से हमें मार्केट का मूड भी पता चलता रहता है, तो इन्फ्लेशन हुआ या जीडीपी हुई, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स होते हैं ये भी कहीं ना कहीं से मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं, तो इन पे भी हमें नज़र बना के चलनी चाहिए। ठीक, इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम सिल्वर के रेट्स देखें तो करीब 1,10,000 पर केजी के आसपास हमें सिल्वर का रेट देखने को मिल रहा है। सिल्वर हो या गोल्ड हो, पिछले काफ़ी समय से उनमें एक एप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले 1-1.5 महीने से इनमें हमें करेक्शन भी देखने को मिला है। तो जनरली सिल्वर हो या गोल्ड हो, इनके प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिलती है, मार्केट के प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो गोल्ड में थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिलती है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों, बट कुछ समय से हमें गोल्ड में भी अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रही थी, स्टॉक मार्केट भी हमारा भागता हुआ दिखाई दे रहा था। तो इन सब बातों पे भी हमें ध्यान दे के चलना चाहिए। अब यहाँ पे सिल्वर देखें तो आप देख सकते हैं कि सिल्वर जनरली यहाँ पे एक कंसिस्टेंसी दिखा रहा है पिछले 1-2 सालों से इन टर्म्स ऑफ प्राइस मूवमेंट। ठीक, अब बात करें अगर हम रॉबर्ट कियोसाकी की, तो रॉबर्ट कियोसाकी जिन्होंने कि रिच डैड पुअर डैड बुक लिखी है और बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी है, जनरली ये बिटकॉइन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, बीटीसी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, और इनका प्रेडिक्शन ये है कि बिटकॉइन $1 मिलियन टच कर सकता है 2030 तक, गोल्ड जो है $30,000 पर आउंस टच कर सकता है 2030 तक, और इसके साथ ही साथ सिल्वर एक कॉइन जो है करीब करीब $3,000 के आसपास आएगा। तो ये इनकी खुद की एनालिसिस है। गोल्ड सिल्वर ऐसे एसेट क्लास हैं जिनमें की एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिली है पिछले कुछ समय में, और आगे भी एप्रिसिएशन का स्कोप है, क्योंकि सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर जो है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। बात करें अगर हम सोलर पैनल्स की तो वहाँ पे सिल्वर का इस्तेमाल होता है, और भी कई सारे इंडस्ट्रियल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज सिल्वर का इस्तेमाल कर रही। तो ऐसे में सिल्वर की डिमांड बढ़ने वाली है आने वाले समय में, नो डाउट। इसकी वजह से सिल्वर के प्राइसेस में भी हमें अप्रिसिएशन देखने को मिल सकती है। बट ये साहब कह रहे हैं कि बिटकॉइन में भी हमें अप्रिसिएशन देखने को मिल सकती है। देखिए, बिटकॉइन एक ऐसा एसेट क्लास है जो कि बैक्ड बाय एनी फंडामेंटल्स नहीं होता है, यानी कि इसके बैकग्राउंड में कोई कंपनी नहीं रहती है, बस ये स्पेकुलेटिव बेस्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड प्राइसेस फ्लक्चुएट होती हैं, मूव होती हैं। यही रीज़न है कि जब ये गिरता है तब बहुत ज़्यादा शार्प गिरावट होती है बिटकॉइन के प्राइसेस में। तो बिटकॉइन भी एक ऐसा एसेट क्लास है जिसमें कि रिसेंटली बहुत सारे इन्वेस्टर्स उसकी तरफ आकर्षित होते हुए दिखाई दिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें भारत की ओवरऑल जीडीपी, तो जीडीपी ग्रोथ रेट करीब करीब 7% के आसपास रही, और इसमें हमें आने वाले समय में एक एक्सपेक्टेशन है कि ग्रोथ होती रहेगी मोर देन 7% से। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि सारे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स हैं ये बहुत ख़राब स्थिति में नहीं है। हालांकि अगर फॉरेन मार्केट्स ख़राब स्थिति में पहुंच जाते हैं तो उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में भी होगा या इंडियन इकोनॉमी में भी होगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस अगर चेंज होती हैं तो उसका असर हमें इंडियन मार्केट पर भी देखने को पड़ सकता है, इवन दो हमारा जो इकोनॉमी है या मार्केट है बहुत ख़राब स्थिति में नहीं चल रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं, जिंसॉल इंजीनियरिंग। आई थिंक इसके बारे में पहले भी हमने डिस्कशन किया था। 2021 की बात है, महज 2021 की बात है। यहाँ पे 21 रुपये के आसपास प्राइस था। 21 रुपये से इसमें आपको एक अनप्रेसिडेंटेड मूव देखने को मिली थी, ये कभी रुका ही नहीं। 21 रुपये के ऊपर आप देखिए कितने स्पीड में भागा, और 650 रुपये यहाँ पे आया करीब करीब 2022 में। 2022 में जब स्टॉक मार्केट करेक्शन हुआ तो 650 से 276 आ गया, लेकिन उसके बाद से जब इसने स्पीड पकड़ी तो ये सीधे सीधे 1373 रुपये के आसपास चला गया इस पर्टिकुलर मंथ में, यानी कि फरवरी मार्च में पिछले साल 1373 रुपये के आसपास था।
अब किसी ने इसके फंडामेंटल्स देखे होते तो फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे। अब किसी ने लॉन्ग टर्म के तहत इसको फिल्टर आउट किया होता और इस पे इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज के समय पे मोर देन 90% यहाँ पे डिग्रेडेशन हो चुका होता वेल्थ का। क्यों? क्योंकि इस कंपनी में इस पर्टिकुलर समय के बाद यहाँ पे कई तरह के रेगुलेशंस ब्रेक होते हुए दिखाई दिए और सेबी के एलिगेशंस यहाँ पे फंड डाइवर्जन के थे, मिस यूज़ ऑफ बोरोड फंड्स इन्होंने किए थे, कई सारी प्रॉपर्टीज़ खरीदी थी। उसके डिस्कशन में हम नहीं जा रहे हैं, बट यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि कंपनियों के फंडामेंटल्स देखने में अच्छे हों तो कंपनी भी अच्छी हो। मैनेजमेंट की स्टडी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, किस तरह का मैनेजमेंट है, कहाँ पे पैसे ले जा रहा है अपना, कहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और इसके साथ ही साथ कैश फ्लो क्या रह रहा है उस पर्टिकुलर कंपनी का, ये स्टडी करना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये सब स्टडी करते हैं तो फिर हमें वहाँ पे पता रहता है कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो काम आएगी या नहीं। हालांकि इन सब के बाद भी कुछ कंपनियां आपकी पोर्टफोलियो में ऐसी भी हो सकती हैं जो कि आगे चलकर बैंकरप्ट हो जाए, बंद हो जाए, स्टॉक प्राइसेस जीरो की तरफ पहुंच जाए। तो इसके लिए मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब बातें मैं आपको सिखाता रहता हूँ, ये सब बातें सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स के जरिए हमें समझ में आता है कि स्टॉक मार्केट में आप कुछ भी कर लें, कितना भी आपको एक्सपीरियंस हो, मार्केट हमेशा आपको बीट कर सकता है। तो मार्केट सुप्रीम है, ये बात हमें समझ के चलनी है। तो आई थिंक यहाँ से इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और साथ ही साथ काफ़ी मोटिवेशन भी मिला होगा। कोई भी डाउट्स है, कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।